नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार स्वामी और आप देख रहे हैं जियोग्राफी चैनल। अगर हम इस वीडियो में बात करेंगे, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था प्रशांत महासागर के बारे में। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी और गर्म धाराएं जो थी उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। तो अटलांटिक महासागर के बारे में अब जो है सभी धाराओं के बारे में हम पता करेंगे कि कौन कौन सी धाराएं जो हैं अटलांटिक महासागर में चलती हैं। तो उसके लिए आप जो है वीडियो को लगातार देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी इसका लाभ आपको मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं कि आपके जो स्क्रीन है उसके ऊपर इस समय अटलांटिक महासागर की धाराएं जो हैं वो दी गई हैं, जिनमें गर्म और ठंडी धाराएं हैं वो उनके बारे में जो है बताया गया है। तो इन धाराओं के बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं कि कौन कौन सी धाराएं कहाँ चलती हैं, किस प्रकार से चलती हैं। तो इसके लिए आइए हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से हमने प्रशांत महासागर को दो भागों में करके पढ़ा था, तो ठीक उसी प्रकार से जो है अटलांटिक महासागर को भी धाराओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका रहेगा उत्तरी अटलांटिक की धाराएं और दूसरा आपकी रहेगी दक्षिणी अटलांटिक की धाराएं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तरी जो अटलांटिक है उसके बारे में। तो उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहला आपका आता है जो है धाराएं की अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपकी धारा रहेगी उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। इसको आप उत्तरी विषुवतरेखीय धारा भी कह सकते हैं। ये धारा जो है आपकी 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो है भूमध्य रेखा के समीप चलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्तरी अटलांटिक जो में चलने वाली जो उत्तरी विषुवतरेखीय धारा है ये धारा आपकी 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के पास भूमध्य रेखा के समीप चलती है। ये पूर्व से अफ्रीका से शुरू होती है, अफ्रीका के तट से ये शुरू होती है और पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती है। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान में रखना है। इस धारा का उल्लेख सर्वप्रथम है वो फिडले ने 1853 में किया था। यानी उत्तरी विषुवतरेखीय धारा का पता सबसे पहले किसने लगाया था? फिडले ने लगाया था। कब लगाया था? 1853 में लगाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस धारा के बारे में। नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो एंटलीज जो है गर्म धारा है, ये आपका जो है ब्राज़ील है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील के साओ रोक जो अंतरीप है उसके निकट से दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस धारा की बात करें तो दक्षिणी विषुवतरेखीय जो धारा है वो दो भागों में बढ़ जाएगी। कहाँ बटेगी? ब्राज़ील के पास, ब्राज़ील का जो क्षेत्र है साओ रोक अंतरीप, तो वहाँ पर ये दो भागों में बढ़ती है और इसकी उत्तरी शाखा जो है उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा से मिलकर कैरेबियन सागर तक चलती है। तो अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड के मैप में तो उत्तरी विषुवत रेखा जो है वो अमेरिका की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले जो सामने वाला पोर्शन आता है वो आपका कैरेबियन सागर आता है। ठीक है, तो कैरेबियन सागर तक ये जो धारा है वो चल में प्रवेश करती है और वहाँ से ये मेक्सिको की खाड़ी में चली जाती है। मेक्सिको की खाड़ी जो अमेरिका के नज़दीक मेक्सिको और यूएसए के पास स्थित है, तो वहाँ पर चली जाती है। ठीक है, तो इसका शेष भाग है वो पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर एंटलीज धारा के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तरी विषुवतरेखीय धारा और दक्षिण विषुवतरेखीय धारा की एक शाख मिलकर कैरेबियन द्वीप मेक्सिको की खाड़ी तक जाती है और यहाँ पर जो पश्चिमी द्वीप समूह जो आपके हैं, ठीक है, जैसे वेस्ट इंडीज़ वगैरह, ठीक है, तो ये कैरेबियन द्वीप समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एंटलीज धारा के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 आपका आ जाता है फ्लोरिडा की धारा। तो वास्तव में अगर अपन देखें तो ये जो फ्लोरिडा धारा है ये उत्तरी विषुवतरेखीय जो धारा है उसी का विस्तार है। ठीक है, जो यूकांट चैनल से लेकर मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यूकांट चैनल जो आपका है कैरेबियन सागर में रह जाएगा, वहाँ से आपकी मेक्सिको की खाड़ी तक जो ये धारा है उसको किस नाम से जाना जाता है? फ्लोरिडा धारा के नाम से जाना जाता है। इसके जो लक्षण है वो पूरी की तरह किससे मिलते हैं? पूरी तरह किससे मिलते हैं? विषुवतरेखीय धारा से मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। तो फ्लोरिडा धारा है वो आपको याद रखनी है। यूकांट चैनल से लेकर मेक्सिको की खाड़ी तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? आपका फ्लोरिडा धारा कहलाएगा। उसके बाद में अपन बात करें उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है वो आपका ग्रांड बैंक से जो है दूर गल्फ स्ट्रीम पर जब पछुआ पवनों का प्रभाव पड़ता है तो इस प्रभाव से ये जो है पूरब की ओर, ठीक है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? अटलांटिक
प्रवाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपकी रहेगी जो है वो है गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम है वो हेट्रस अंतरीप से लेकर ग्रांड बैंक तक इस धारा को गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी से निकलने के बाद आपका जो है हेट्रस जो है अंतरीप आता है, और उसके बाद में ग्रांड बैंक जो पूरे विश्व में मछली पालन के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है, तो हेट्रस से लेकर आपका कहाँ तक रहेगा, ग्रांड बैंक तक। ये जो धारा है इस धारा को किस नाम से जाना जाता है, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम धारा को मैक्सिको की खाड़ी में पर्याप्त मात्रा में जो जल है वो उपलब्ध हो जाता है, यानी फ्लोरिडा धारा जो है वो हेट्रस तक जाकर गल्फ स्ट्रीम में जो है रूप में बदल जाती है, और यहाँ से मैक्सिको की खाड़ी से इसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्म जल उपलब्ध हो जाता है, और ये ठंडे क्षेत्रों की ओर जाती है और जाकर ये टकराती है यूरोप से। इसलिए गल्फ स्ट्रीम को जो है यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। ठीक है, जो सर्दियों में जो है पश्चिमी यूरोप के जो पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों को पूरे वर्ष भर ये खुला रखती है, यानी तापमान को बढ़ा देती है। भाई गर्म हवा है, सॉरी हवा का नाम आ गया है यहाँ पर, गर्म धारा है। ठीक है, तो गर्म धारा रहेगी तो गर्म जल अपने साथ ले जाएगी, जिसकी वजह से पश्चिमी यूरोपियन जो तट हैं वहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, जिससे जो है वो पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं, और यही कारण है कि गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी आती है कनारी धारा। कनारी धारा की बात करें तो ये उत्तरी जो अफ्रीका है, ठीक है, तो उत्तरी अफ्रीका जो है उसके पश्चिमी तट पर जो है मेडिटेरेनियन से केप वर्ड द्वीप के मध्य बहती है। ये जो धारा है ये जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है का जल यहाँ पर पहुँचता है और ठंडी धारा में बदल जाता है, यानी ये जो कनारी धारा है वो गल्फ स्ट्रीम जो है उसी का ही क्या है, विकसित रूप है। ठीक है, या मतलब उसका आगे का भाग है। गल्फ स्ट्रीम जो है दो भागों में बढ़ जाती है, एक आपकी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से, और दूसरी जो है नीचे की तरफ आ जाती है, अफ्रीका की तरफ आ जाती है। तो वहाँ पर जो है ये आपकी कनारी धारा के नाम से चलती है, और ये अंत में जाकर कहाँ किससे मिल जाती है, उत्तरी विषुवतीय धारा से मिल जाती है। तो आप यहाँ पर देखो तो एक प्रकार से सर्किल पूरा हो रहा है। ठीक है, भूमध्य रेखा से स्टार्ट हुई, फिर एंटलीज धारा, फिर मैक्सिको में चलने वाली फ्लोरिडा धारा, उसके बाद में गल्फ स्ट्रीम, और उसके बाद में गल्फ स्ट्रीम का दो भागों में बंटना, कनारी धारा में बंटना, और कनारी धारा का वापस विषुवतीय धारा में मिलना। तो ये एक प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी ऊपर वाली पांच हैं वो गर्म धाराएं हैं, कनारी धारा है वो ठंडी धारा है जो उत्तरी अटलांटिक में बहती है। उसके बाद में आती है लेब्राडोर धारा। तो लेब्राडोर धारा की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है बहने वाली ठंडी धारा है, जो बैफिन की खाड़ी से डेविस जलडमरू मध्य तक दक्षिण की ओर बहती है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, यानी ऊपर से कहाँ से शुरू होगी, अमेरिका के पास वाला जो है आपका जो ग्रीनलैंड और इसके बीच का जो पार्ट है उत्तरी अमेरिका के, ठीक है, यहाँ पर कनाडा आप बोल सकते हो, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच का जो भाग है वहाँ से ये चलती है, वहाँ आपकी बैफिन की खाड़ी है, तो वहाँ से ये दक्षिण की ओर चलती है, और दक्षिण की ओर चलकर कहाँ तक चलती है, डेनिस जो जलडमरू मध्य है वहाँ तक चलती है, और आगे जाकर ये जो धारा है वो न्यू फाउंडलैंड के पास, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड है, ठीक है, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, वहाँ जाकर ये आपकी गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। ठीक है, अब गल्फ स्ट्रीम और जो लेब्राडोर है ये दोनों ही विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ हैं। ठीक है, सॉरी जलीय राशियाँ हैं, वायु राशियाँ नहीं है। ठीक है, जलीय राशियाँ हैं, लेब्राडोर है वो ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म है। तो ये आपस में मिलती हैं न्यू फाउंडलैंड के पास, और वहाँ पर बहुत भयानक जो है कोहरा छा जाता है इसकी वजह से। ठीक है, और यही कारण है कि ग्रांड बैंक जो है वो इसी न्यू फाउंडलैंड और ग्रांड बैंक ये यहाँ पर आपस में पास है, तो यहाँ पर मत्स्य उद्योग के लिए अच्छी आदर्श दशाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से होती है, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के मिलने से इस कोहरे की उत्पत्ति होती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पर ये दोनों धाराएं मिलती हैं वहाँ इतना घना कोहरा होता है कि जलयानों के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर देता है, और कभी कभार तो इस वजह से जो है जो आपके जलयान है वो दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मत्स्य उद्योग के लिए अच्छा है, लेकिन जहाज जो पानी के जहाज हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो दृष्टि की बात करें या नज़रों की बात करें तो वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आएगा सारगोसा सागर। तो सारगोसा सागर क्या है, ठीक है, तो सारगोसा जो है वो एक शब्द है जो आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, सारगोसा जो है वो पुर्तगाली भाषा के सारगेसम जो शब्द है उससे बना है,
और इसका अर्थ होता है शैवाल या घास आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका अटलांटिक महासागर के जो है बीच में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आएगा ये, जिसके चारों जो है धाराएं बहती हैं। जैसे दक्षिण में उत्तर विषुवत धारा, फिर आपकी जो है एंटलीज और फ्लोरिडा धारा, उसके बाद में गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद में आपकी कनारी धारा। तो इनके बीच वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर धाराएं नहीं चलती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सार्गेसम नाम की ये जो घास है या शैवाल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसी कारण जो है किसी प्रकार की कोई धारा नहीं चलती है, यहाँ का जल है वो पूरी तरीके से शांत रहता है। ठीक है, और इसी भाग को सारगोसा सागर कहते हैं। ठीक है, तो और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये आपका फैला हुआ है। तो ये आपकी थी कुछ धाराएं जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती हैं। अब अपन बात करेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो है वो दक्षिण विषुवतीय धारा इसमें रहेगी, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ उसके सारे चलती है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है ब्राज़ील धारा। तो ब्राज़ील धारा जो है वो वहीं वहाँ पर हो जाएगी कि दक्षिण विषुवतीय की धारा है वो पश्चिमी ब्राज़ील तट पर पहुँचती है। अपन ने जो है पीछे भी पढ़ा था, ठीक है, पीछे भी पढ़ा था ना कि ब्राज़ील धारा ब्राज़ील के साओ रोक अंतरीप के निकट जो है दक्षिणी विषुवतीय की धाराएं पहुंचती है और वहाँ पर दो भागों में बढ़ जाती है, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। तो जो उत्तर की तरफ जो शाखा जाती है उसको कौन सी धारा कहते हैं? एंटलीज धारा। और दक्षिण की तरफ जो आती है वो ये ब्राज़ील तट के साथ साथ दक्षिण की तरफ बहती है। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्राज़ील धारा के नाम से जाना जाता है और ये एक कमज़ोर धारा है। ठीक है, ये कोई मतलब ताकतवर धारा नहीं है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोकलैंड की ठंडी धारा। तो ये ठंडी धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो यानी ये जो धारा है वो ब्राज़ील धारा जो है ना उस ब्राज़ील धारा के सामने बहती है, यानी एक दूसरे के विपरीत। भाई ब्राज़ील धारा है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी तट है आपका जो अटलांटिक महासागर पर स्थित है, तो वहाँ पर ये दोनों धाराएँ चलती हैं। ब्राज़ील से नीचे की ओर चलेगी, ठीक है, तो उसको ब्राज़ील धारा। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर यानी उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर चलने वाली जो धारा है उसे फोकलैंड धारा कहते हैं। ये भी एक ठंडी धारा है। ठीक है, और ये धाराएं जो हैं आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पर भी ये कुहासा या मतलब जो कोहरा है उसका निर्माण करती हैं। और ये जो धारा है फोकलैंड धारा है ये अंटार्कटिका प्रदेश से आती है। तो ये कई बार जो अपने साथ जो है काफ़ी मात्रा में हिमशिलाएँ बहाकर ले आती हैं। ठीक है, तो इससे भी जो है थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना रहती है। अब नेक्स्ट अपन बात करें वेंगुला धारा की। तो ये भी एक ठंडी धारा है और ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर के सहारे जो है वो बहती है। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ बहेगी? दक्षिणी जो जो है अफ्रीका है, अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी यानी केप टाउन से ये बहना शुरू करती है और उत्तर की ओर बहती है। कहाँ? जहाँ जो है ये आगे जाकर किस में मिल जाएगी? आपकी दक्षिणी विषुवतीय की धारा में मिल जाएगी। ठीक है, और ये धारा आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अफ्रीका के पास से निकलते हुए केप टाउन से होते हुए फिर उत्तर की तरफ बहती है। ये भी एक अनियमित और कमज़ोर धारा है। ये मतलब सुचारू रूप से जो है वो नहीं रहती है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है या निश्चित जो है क्षेत्र नहीं है कि ये इसी क्षेत्र से होकर बहती है, तो इसलिए इसको अनियमित धारा भी कहते हैं। नंबर 5 इसमें आपकी लास्ट रहेगी दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये क्या है कि देखो पछवा पवनों की बात करें तो पछवा पवनें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में काफ़ी तेज़ गति से चलती हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध जो है वो जलीय गोलार्ध यानी जल की अधिकता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन्हीं तीव्र पछवा पवनों के प्रभाव में 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर जल जो है वो प्रवाहित होता है। ये वास्तव में ब्राज़ील धारा का ही विस्तार है, किंतु इसकी प्रकृति बदल जाती है। ठीक है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये जो आपका दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है या ड्रिफ्ट है, ठीक है, तो ये ब्राज़ील धारा का ही एक प्रकार है, परंतु यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका विस्तार बदल जाता है, इसकी प्रकृति है वो बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि ये अब पछवा पवनों के प्रभाव में आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी गति है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस कारण इसकी प्रकृति है वो बदल जाती है। तो ये कुछ जो है धाराएं थी अटलांटिक महासागर की। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं सारगोसा सागर जो है वो
उसके बारे में थोड़ा सा और जो है मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ जो आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारगोसा शब्द है वो पुर्तगाली भाषा जो है उसका जो है सार्गेशम शब्द है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समुद्री घास या शैवाल आप कह सकते हो। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा एवं उत्तरी विश्वविद्यालय के धारा द्वारा एक प्रति चक्रवाती प्रवाह क्रम पाया जाता है। ठीक है, यानी इनके बीच में स्थित है, किस किस के, गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तर विश्वविद्यालय की धारा के बीच में क्या है, प्रति चक्रवाती प्रवाह क्रम है, जिसके अंतर्गत जल जो होता है वो शांत एवं गतिहीन पाया जाता है। यानी ये जो वाला जो क्षेत्र है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये क्या है, गतिहीन है। ठीक है, और साथ ही साथ शांत है। ठीक है, जिसे सारगेसम घास फैली रहती है, और ये पूरा भाग जो है जिसमें वो सारगेसम जो घास है या शैवाल है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इस भाग को ही सारगोसा सागर कहा जाता है। यानी जहाँ पर ये जितनी दूर एरिया में या जितनी दूरी के अंदर आपकी सारगेसम घास है, इसी क्षेत्र को सारगोसा सागर के नाम से जाना जाता है। सारगोसा सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। ठीक है, तो सारगोसा जो सागर है सबसे पहले उसकी खोज किसने की थी, स्पेनिश जो नाविक हैं उन्होंने इसको सबसे पहले देखा था। ये आपका जो है 20 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। अगर इसकी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति जो है उसका अगर अपन बात करें या उसका आप देखें तो वो है आपका 20 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये इसकी अक्षांशीय स्थिति होगी। देशांतरीय स्थिति इसकी है 35 डिग्री पश्चिम से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य ये जो भाग है वो पाया जाता है, जिसे अपन सारगोसा सागर के नाम से जानते हैं। यहाँ अटलांटिक महासागर की जो है सर्वाधिक लवणता भी पाई जाती है, क्योंकि जल शांत है। ठीक है, ना इसमें कोई नया जल आता है और ना ही यहाँ से जल बाहर निकलता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर लवणता जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ होगी, सारगोसा सागर में होंगी, और यहाँ पर जो लवणता का प्रतिशत है वो 37 है। सारगोसा जो है सागर के चारों ओर समुद्री जो धाराएं हैं वो प्रवाहित होती रहती हैं। तो ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं कि इस जो सारगोसा सागर है इसके चारों ओर आपकी धाराएं चलती हैं, आपकी उत्तर विश्वविद्यालय की धारा, उसके बाद में गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा, तो ये इसके चारों ओर चलती हैं। ये एक ऐसा सागर है जिसका तट नहीं है। ये जो पॉइंट है वो उसको आप अंडरलाइन करो, इसको आपको याद में रखना है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसके कोई तट नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, कौन सा सागर है ऐसा जिसके एक भी तट नहीं है, उसके तट नहीं है, तो कौन सा है, सारगोसा सागर है जिसके कोई भी तट स्थित नहीं है। इसको जो है दूसरी भाषा में ये जो भाग है इसको या सारगोसा सागर है इसको महासागरीय मरुस्थल के रूप में भी पहचाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो ऐसे क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि महासागरीय मरुस्थल किसको कहा जाता है, तो महासागरीय मरुस्थल है आपको किसको कहा जाएगा, सारगोसा सागर को। ठीक है, इसके अलावा इसका औसत वार्षिक तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। सागर में तैरती हुई घास नौवहन में बाधा उत्पन्न करती है, तो यहाँ का जो तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और यहाँ पर जो है सागर पर जो घास तैरती है ये घास जो है नावों के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न करती है। ठीक है, इसी के साथ जो है ये वीडियो पूरा हुआ। इसमें आपने ने पढ़ा अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे हिंद महासागर की धाराओं की। तब तक के लिए नमस्कार। और एक और बात, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपको इसका बेनिफिट मिल सके और दूसरे जो आप जैसे हैं उनको भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है वो मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।